बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उम्मीद करूं तुम सब खैरियत सां हूंदो। वेलकम टू स्ट्रेट फॉरवर्ड विद तलहा जथोई। अज जी मुंहिंजी नज़र में सभिनी खां वॾी ख़बर आहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ अॼु खां पाकिस्तान तहरीक इस्लाम ठही वई आहे। असां अॻु में ॾिठोसीं कि PTI इतिहाद कयो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन सां, अॼु PTI इतिहाद कयो आहे सुन्नी इतिहाद काउंसिल सां, ऐं हाणे टे जमातूं सम्झो हिकिड़ी जमात ठही वई आहे ऐं हिकिड़ी जमात ठही करे इहे सियासत कंदा जेसि ताणी PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन्स कराए, जेको ॿुधायो पियो वञे कि मथे महीने जी 5 तारीख़ जो कराया वेंदा ऐं पोइ PTI खे बहाल कयो वञे, भले जो निशान मिले, पोइ हे सभु वापसि PTI ॾे हलिया वेंदा। पर फ़िलहाल इहे हलिया विया आहिनि इस्लामी जमातुनि जी तरफ़ां, हुननि में शामिलु थी विया आहिनि। हाणे ॾिसणो इहो आहे कि PTI खे इन सां फ़ाइदो थींदो या नुक़सानु। वजह जॾहिं मां PTI वारनि खां पुछी त ख़बर इहा पई कि छो जे करे मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन वटि रिज़र्व सीट्स न हुयूं, हिन करे सुन्नी इतिहाद काउंसिल जो इम्पोर्टेंट रोल आहे, जो हिननि जेको आहे मख़सूस सीट्स लाइ रिज़र्व सीट्स लाइ पंहिंजी नाला ॾेई चुकिया आहिनि, लिस्टूं ॾेई चुकिया आहिनि। शुएब शाहीन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। शुएब साहब अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ हुजूर आप खैर आफियत के साथ हैं। शुएब साहब, आज आपकी नज़र में जो इत्तेहाद हुआ है इससे क्या फ़ायदा होगा सर PTI को? कि हम तो बेसिकली लीगल कवर लेने के लिए ताकि रिजर्व सीट्स हम हासिल कर सकें, दैट वाज द ओनली कंसिडरेशन। और हमारी रिजर्व सीटें हमें मिल जाएंगी तो नेचुरली उसका एक इम्पैक्ट अच्छा आएगा कि हमारा जो शेयर बनता है इस वक्त तक इसके बावजूद कि हमारी 180 से ज्यादा सीटें बनती थी जो छीनी गई और हमारे साथ जो लेकिन वैसे आज का दिन तो शुएब साहब मेरे ख्याल से अच्छा है। फैसल जावेद साहब भी मंजर आम पर आ गए, उनको बेल मिल गई, शहराम तुराकई, आतिफ खान को भी जमानत मिल गई। तो मेरी नज़र में सर आज का दिन तो PTI के लिए एक खुशगवार अच्छा दिन होगा। सर आप खुश हैं या नहीं? जी जी, के जो नोटिफिकेशन थे आज वो भी सस्पेंड हुए, तो ये अच्छी बात है, अच्छा दिन है। मगर जो कुछ हुआ है पिछले 1 साल में या 1.5 साल में, और उसके बाद जो कुछ इलेक्शन से पहले प्री पोल रिगिंग हुई और जो पोस्ट पोल जो कुछ हुआ है, ये तो आप कह सकते हैं कि धांधली तो छोटी बात है, ये तो दहशतगर्दी है, इंतखाबी दहशतगर्दी है। और जिस तरह का डाकाजनी हुई है ये तो किसी सूरत इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। तो हम तो यही मुतालबा करते हैं कि इलेक्शन कमीशन हमारे जो जेन्युइन मुतालबात हैं, जो हमने फॉर्म 45 के मुताबिक हमने सीटें ली हैं, वो हमें वापस की जाए और ये डाकाजनी ख़त्म की जाए, इसलिए कि लोगों का ये बुनियादी हक है, उनके मैंडेट को ना चुराया जाए और ना ही उनके साथ जो कुछ जुल्म व ज़्यादती हो रही है उसको ख़त्म किया जाए ताकि कानून और आइन की बालादस्ती कायम हो सके। सर ये उमर अयूब साहब, गौहर खान साहब की स्टेटमेंट्स हैं, अभी तक ऑप्टिमिस्ट नजर आ रहे हैं कि वो हुकूमत बनाएंगे। कोई चांस तो नहीं है सर अब हुकूमत बनाने का वफाक में आपके लिए? देखिए, अगर हमें सीटें मिल जाती हैं और इलेक्शन कमीशन वक्त पे फैसला कर देता है या सुप्रीम कोर्ट उसमें फैसला कर देती है या अदालतें फैसला वक्त से पहले कर देती हैं, तो अभी भी चांस है। हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह हम बता सकते हैं। और अगर फर्ज करो अदालतों ने वक्त पे फैसला या इलेक्शन कमीशन ने वक्त पे फैसला न दिया तो नेचुरली फिर हमारे पास अपोजिशन में बैठने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। सर रावलपिंडी के 6 DROs ने कह दिया लियाकत चट्टा झूठ बोल रहे हैं। सर नहीं, बात यह है कि अगर 8 चोरों ने मिलके चोरी की है और एक ने आके सच बता दिया है तो बाकी 6 या 7 आते हैं, वो आकर के उसको कहते हैं नहीं नहीं हमने चोरी नहीं की अपनी स्किन बचाने के लिए, तो उसकी क्या हैसियत होगी? उसको छोड़ें, आप फॉर्म 45 सामने रख लें और उसकी बुनियाद पर आप सच और झूठ का पता चल जाएगा आपको। ये बताइए सर, अब सवाल बहुत ज़रूरी आपसे ये भी है कि इस वक्त जो हुकूमत बनने जा रही है, क्या आप समझते हैं कि वो जो मुआशी मसाइल हैं, क्योंकि फिच की एक रिपोर्ट आज आई है, फिच रेटिंग एजेंसी है सर दुनिया की बड़ी मशहूर और मारूफ, और उसने कहा है कि नई हुकूमत को जल्दी बन जाना चाहिए और फ़ौरन से हुकूमत बना के IMF के पास जाएं, डोनर ममालिक के पास जाएं, पैसे लेकर आएँ, क्योंकि पाकिस्तान को बड़ी कर्ज़ों की अदायगियाँ करनी है सर आने वाले वक्त में। बताया जा रहा है को $25 अरब हर साल कर्जे की अदायगी करनी है। ऐसे में सर मुआशी प्लान अगर नहीं हुआ तो वी आर गोइंग टूवर्ड्स अ डेड एंड। देखिए, सबसे पहली बात है सियासी इस्तेकाम, वो बुनियाद हुआ करता है माशी इस्तेकाम का। दूसरी बात है कंसिस्टेंसी इन पॉलिसीज। तीसरी बात है पब्लिक एट लार्ज का ट्रस्ट। चौथी बात है कि आपको ओवरसीज जो आपका भाई बैठे हुए हैं जो आपको इतना पैसा भेजें, इन्वेस्टमेंट लेकर आए ताकि आपका मुल्क आगे सस्टेन कर सके। नेक्स्ट बात है आपका इंटरनेशनल मार्केट में आपका एक ट्रस्ट लेवल पैदा हो जाए कि ये एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक पब्लिक सपोर्ट की गवर्नमेंट है, ये सख्त फैसले भी करेगी।
आपको अखराजात पे भी कट लगाना पड़ेगा और उसके साथ साथ आपको सब्सिडीज भी कम करनी पड़ेंगी, और वो तभी मुमकिन है कि जब एक पब्लिक सपोर्ट की गवर्नमेंट आएगी। लेकिन ये सारी चीजें इस तरह डाकाजनी के जरिए, चोरी के जरिए आप हुकूमत एक कठपुतली बिठा दें, आप अपने सर के ऊपर मुसल्लत कर दें एक अक़लियत को जिसके साथ ना पब्लिक सपोर्ट हो, ना लोग उनको पसंद करते हो, ना ओवरसीज उन पे ट्रस्ट करते हो, ना इंटरनेशनल वर्ल्ड उनको लेजिटिमेट गवर्नमेंट मानती हो, और ना सियासी अदम इस्तेहकाम उससे मजीद बढ़ेगा, तो कहाँ से माशी इस्तेहकाम आएगा और कैसे आप इन मसाइल को हल कर पाएंगे? ये तो जो ड्रामा लिखने वाले, प्रोड्यूसर और ड्रामा निगार, ये एक्टर्स, ये सबका काम है ना कि इन चीजों को दुरुस्त करें। अगर मुहिब्बे वतन है, अगर आप मुल्क के साथ मोहब्बत नहीं करते और अगर आप 25 करोड़ आवाम को इस दलदल से निकालना नहीं चाहते और इसको मजीद तबाही में डालना चाहते हैं, तो फिर जो चाहे इसके साथ खिलवाड़ करें। मगर अगर आप वाकई संजीदा हैं, सिंसियर हैं, इस मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं, इस मुल्क के लोगों से मोहब्बत है, इस मुल्क को माशी दलदल से निकालना चाहते हैं, तो फिर आपको संजीदगी के साथ रिकंसोलिएशन पे जाना पड़ेगा। फिर कैदी नंबर 804 से माफी मांगनी पड़ेगी। फिर अब आपको अपने किए हुए गुनाहों से तौबा करना पड़ेगा, और फिर जो जिस हकदार है उसको हक वापस करना पड़ेगा, और ताकि कानून और आइन के नतीजे की बहाली के नतीजे में जो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट आती है उसको हुकूमत दे, ताकि वो जिम्मेदारियां अदा कर सके और इस मुल्क के लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सके। लेकिन जो कुछ हो रहा है ये तो मेरा ख्याल है मुल्क की जड़ों को खोखली करने के मुतरादिफ है, इससे अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। सर, आपने इतने ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर इतने ट्रेंड्स बनवा दिए कि 2 दिन हो गए हैं सर ट्विटर बंद है। आप एतराफ़ करेंगे सर आपकी वजह से बंद है? हमारी वजह से नहीं है, जो इसके करता धरता है उनकी वजह से बंद है। बात यह है कि अगर आप तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर आपको कब्रिस्तान की खामोशी ही फिर आपको आपके लिए सूटेबल होगी। तनकीद बर्दाश्त करेंगे, गलतियां नहीं करेंगे, गलतियों को रेक्टिफाई करने की पोजीशन में आएंगे। अगर आप तनकीद करना भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, जराइम से भी बाज नहीं आएंगे, तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर तो क्या कबूतर की तरह आंखें बंद करने से आपका मुल्क दुरुस्त हो जाएगा? क्या आपके मसाइल हल हो जाएंगे? क्या मुल्क दुरुस्त सिमत में चल पड़ेगा? दी इकोनॉमिस्ट की आपने रिपोर्ट पढ़ी है, आज से 3 दिन 15 तारीख को आई है। उसने कहा है ना इनके पास दोस्त हैं, ना इनके पास पैसा है, उसके बावजूद लक्षण ऐसे हैं कि जैसे पता नहीं क्या हरकतें ऐसी हैं, और बड़ा उसने क्रिटिसाइज किया आपके कंडक्ट को। तो हम तो उसी तरह के चल रहे हैं ना। सर, आज जो फिच की रिपोर्ट आई है उसमें भी ये कहा गया है कि पीटीआई ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं। अब सर सवाल ये है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट दी है जो आपसे और आप जैसी दूसरी जमातों से जुड़ी है। वो कहते हैं कि अगर आपने धरना और एहतजाज की सियासत की तो मार्शल लॉ आ जाएगा। शोएब साहब, महमूद मौलवी साहब भी ये बात काफी वक्त से करते आए हैं। पीर पगारा साहब की आज ये खबर आई, उनका कामयाब एहतजाज जीडीए का आपने भी देखा, मैंने भी देखा। खबर ये आई है कि अब वो किसी भी एहतजाज में नहीं जाएंगे। शोएब साहब, एहतजाज खतरनाक साबित हो सकता है। बात यह है कि माशाल्लाह उस जमाने में लगता है जब खजाना खाली ना हो। खजाना खाली हो तो माशाल्लाह भी लगाया करते। उनको पता है कि जो इस वक्त सिचुएशन है वो उससे ज्यादा वर्स्ट हो जाएगी। अगर सस्टेन कर गई कोई भी सिविलियन गवर्नमेंट, जो 3 महीने या 6 महीने, इन्होंने 1 महीना भी सस्टेन नहीं करना। दूसरी बात यह है कि माशाल्लाह लगाने वालों ने कभी सिविलियन से या किसी से पूछ के नहीं आया करते, जिन्होंने आना होता है वो आ जाया करते हैं। मगर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद, तो मुशर्रफ के फैसले के बाद, मैं समझता हूँ कि अब माशाल्लाह का जमाना और उसका रास्ता रुक गया है। और माशाल्लाह देखें क्या होता है, जो कुछ हो रहा है कि माशाल्लाह से कम है। अगर आपने मुल्क में के आइन और कानून की पामाली करनी है, अब मेरा हल्का इस्लामाबाद का वो हल्का था NA 47, जहां सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन है, पार्लियामेंट हाउस है, प्रेसिडेंसी है, सब कुछ है। मगर आखिरी रात तक मेरे पोलिंग एजेंट्स गिरफ्तार हुए, मेरे सारे सपोर्टर्स के खिलाफ FIR कटी, मेरे लोगों को उठाया गया, रातों को घरों पे छापे मारे गए। SHO उनको फोन करते थे कि आपने शोएब शाहीन के साथ नहीं चलना। तो जो कुछ होता रहा, ये कोई मार्शल लॉ से कम है? हम क्या उसको तस्वर करें? यहाँ तो पुलिस को मार्शल लॉ, मार्शल लॉ अभी सिर्फ आपके लिए है ना, वरना फिर पूरे पाकिस्तान के लिए हो जाएगा। सर देखें, पूरे पाकिस्तान में और क्या, और
देखिए माशाल्लाह में क्या होता है, बुनियादी हुकूक मुअत्तल होते हैं, आपका आईन मुअत्तल होता है, आपका कानून नाम की चीज नहीं होती, इंसाफ का निज़ाम मुतासर होता है, लोगों के ऊपर जुल्म तशद्दुद होता है। कौन सी चीज है आज जो नहीं हो रही? और फिर माशाल्लाह के जमाने में ये डाकाजनी नहीं हुई। आप 2002 का इलेक्शन उठाएं, आप 85 का इलेक्शन उठाएं, आप 88 का इलेक्शन उठाएं, मतलब है कि जो इलेक्शन भी हुआ है, जो माशाल्लाह की छतरी के नीचे भी हुआ है, ये जराइम नहीं हुए। 1970 का इलेक्शन उठाएं, जो जराइम आज आपने देखे हैं, मैं अब 1,05,000 वोट ले रहा हूँ, कहते हैं आप नहीं जीते, जो 50,000 वोट लेने वाला है कहते हैं वो जीत गया। तो यानी तुक नहीं है, कोई इंसानियत नहीं है, कोई सोच नहीं है कि इतनी या तो ब्यूरोक्रेसी करप्ट हो गई है या इतना अंडर प्रेशर आ गई है कि कोई इंसानियत नाम की चीज बाकी नहीं रही। हमने लोगों के हुकूक पे इस तरह डाकाजनी शुरू कर दी है जैसे हम कोई बनाना रिपब्लिक में रहते हो। अब मुझे बताएं, दुनिया का कोई एक मुल्क उठा ले जहाँ इलेक्शन हो रहा हो और वहाँ कम्युनिकेशन के सारे निजाम जो है ना आप मुअत्तल कर दें, ना टेलीफोन हो, ना इंटरनेट हो, ना और उससे एक दिन पहले सिंध हाई कोर्ट का हुक्म भी था सर कि कुछ बंद ना कीजिएगा। बस अब आप ये सिंध हाई कोर्ट की इज्जत का सवाल है, वो करे ना कंटेम्प्ट के किसने ये हुक्म दिया था, और यानी वो किसने इस हुक्म की हुक्मतूली की। और आप इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर सुन लेना एक दिन पहले वाला कि नहीं जी कुछ भी बंद नहीं होगा। उन्होंने कहा चलो जी फिर बंद सिर्फ ये नहीं है कि नेट बंद होगा, सब कुछ ही हमने बंद कर दिया, जो करना है आप कर लो। देखिए हमारे यहाँ निज़ाम इस कदर एक्सपोज हो चुका है, एक शख्स की दुश्मनी में हमने अपने मुल्क को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। यानी कहाँ जाकर ये सारा सिलसिला खत्म होगा? या तो आप इतने बड़े शहनशाह हों कि आपके पास खजाने के ढेर पड़े हुए हों और आप हर जगह जो है ये वो सिलसिला सर मेरे ख्याल से या इमरान खान की मौत से या उनकी आजादी से खत्म होगा। देखें, हकीकी आजादी का ख्वाब इमरान खान ने कौम को दिखाया, कौम उठ खड़ी हुई है, वो एक विजन के साथ खड़ी है, वो एक नजरिए के साथ खड़ी है, वो लोगों के साथ खड़ी है, वो कौम एक साहब ये हकीकी आजादी लियाकत अली खान को भी नहीं मिली, फातिमा जिन्ना को नहीं मिली, जुल्फिकार अली भुट्टो को नहीं मिली, अब इमरान खान को कैसे मिलेगी सर? देखें, इमरान खान को मिले या ना मिले, कौम ने हकीकी आजादी ले ली है। कौम ने इनको पैगाम दे दिया है कि हम आपके इन बदमाशियों के साथ नहीं हैं, हम एक आजाद कौम है, हमने आजादाना फैसले करने हैं, आपने जो करना है वो आपका इलेजिटिमेट हरकत होगी, लेजिटिमेट नहीं होगी। कौम ने एक सवाल था, एक रेफरेंडम था, वो जवाब दे दिया है। अब अगर लोग उनके इस रेफरेंडम के जवाब में एक पुरअमन अवामी इनकलाब का रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे तो उसका नुकसान होगा, एक खूनी इनकलाब आएगा। ये लोग जो उसका रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे वो एक अवामी सैलाब के सामने खसो खाशाक की तरह बह जाएंगे। वजह क्या है? देखिए, वजह यह है कि आप अपने घर में रहते हो मगर आप बिजली गैस का बिल देते हो किराए की तरह, यानी किराया देते हो प्रैक्टिकली। अच्छा, आप घर में रहते हो, आपके पास खाने के जराए नहीं है, आप एक आम आदमी के पास रोजगार नहीं है, उसके पास कोई सिस्टम नहीं है, वो इस कदर तंग आएगा। मजीद आगे 12 रुपए के बिजली के यूनिट को जो इमरान खान के जमाने में था 70 रुपए पे इन्होंने पहुंचा दिया, और उसके बावजूद जो कुछ आगे होने वाला है वो सारी दुनिया देख रही है और जानती है। तो मगर बात यह है कि अगर हमने इससे सबक नहीं सीखना तो फिर तो खूनी इनकलाब ही आएगा, फिर और तो कोई ऑप्शन और रास्ता बाकी नहीं बचा। सर ये जो गवर्नमेंट बन रही है मखलूत हुकूमत, जिसे हम पीडीएम पार्ट 2 सीजन 2 भी कह रहे हैं, इसका रिजल्ट आप क्या देख रहे हैं? जब आप अपोजिशन में होंगे, पीपल्स पार्टी नून लीग ट्रेजरी बेंचेस पे होंगे, क्या रिजल्ट निकलेगा सर आपकी नजर में? जीरो। इनके पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहेगा, जीरो से भी जीरो हो जाएंगे। ये लोग मुल्क को तबाह बर्बाद करके या लंदन भाग जाएंगे या दुबई भाग जाएंगे या किसी जजीरे में भाग जाएंगे। इन लोगों का कोई ना इनका मुस्तकबिल है, और ये जो 25 करोड़ आवाम को एक दलदल में मजीद धकेल के वो भाग जाएंगे। ये अक़लियत है, ये अक्सरियत नहीं है, ये अवाम का फैसला नहीं है। अवाम के वोटों पे डकैती करते हुए ये लोग हुक्मरानी का हक मांगना चाह रहे हैं, जो इनसे शदीद नफरत करते हैं लोग, पब्लिक, कौम। तो कौम इनको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी और इनको इनके खिलाफ एक तरह से इनके खिलाफ खड़ी होगी और आवाज उठाएगी। मेरा ख्याल है कि ये मुल्क के लिए किसी सूरत सूटेबल नहीं है, और इस तरह के लोगों को एक अक़लियत को अक्सरियत के ऊपर मुसल्लत करना ये नामुनासिब बात है। शुएब साहब, जो छठा साहब का ज़मीर जागा, आपको लगता है वो ज़मीर था या किसी और ने उनको जगा कर भेजा?
और मकसद कुछ और है। देखिए, नहीं, मुझे नहीं पता क्या मकसद उसका होगा, लेकिन एक बात तो तय है, फॉर्म 45 के मुताबिक हम इस्लामाबाद हो, रावलपिंडी हो, डेरा गाजी खान हो, कराची हो, किसी भी शहर का आप उठा लें, एग्जैक्टली वही बात है जो उसने की है, वही बात है जो सारे सहाफी कर रहे हैं, वही बात है जो हम पहले दिन से और कर वो रहे हैं। कसूरवार चीफ जस्टिस को ठहरा रहे हैं सर। देखिए, कसूरवार उन्होंने, मुझे नहीं पता चीफ जस्टिस का किस पॉइंट ऑफ व्यू से नाम लिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन का उन्होंने नाम लिया। लेकिन एक बात तो तय है ना कि उन्होंने कहा हमने 70,000 की लीड वालों को हमने इलेक्शन हरा दिया, 53,000 की लीड के साथ मैं बैठा हुआ हूँ, हमें हरा दिया गया। और इस तरह के 1-1 लाख वोट वाली लीड को अब इन्होंने हरा दिया। अगर 8 चोर मिलके कोई एक सच आकर बोल दे कि जी हाँ हमने चोरी और डकैती की है, और 7 चोर अपनी स्किन बचाने के लिए वो तो यही कहेंगे कि नहीं जी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो बात यह है कि अगर किसी ने सच बोला है उसकी तहकीकात होनी चाहिए ना, जुडिशियल कमीशन बने और इंक्वायरी कर ले, उसमें तो कोई हर्ज नहीं है ना। जो कुछ हुआ है, आज भी फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद है ना, उसकी रोशनी में आप डिसाइड कर दें। लेकिन अगर आप इंसाफ भी नहीं करते, लोगों को मुतमईन भी नहीं करते, उनको दलील भी नहीं देते, और फिर जोर जबरदस्ती के जरिए समझते हैं कि हम बस हमने हुकूमत बना लेनी है, तो ना गैरत रही है इनके पास, ना इज्जत रही है, ना ही इनके कोई क्रेडिबिलिटी रही है, ना इनका कोई नैरेटिव बाकी रहा है। शुएब साहब, इमरान खान बनी गाला क्यों नहीं चले जाते? वहां बुशरा बीबी को खाना भी सही नहीं मिल रहा सर। नहीं, तो बात यह है कि हम तो कहते हैं बुशरा बीबी भी जेल चली जाए, तो हम क्यों, हमने तो पिटीशन फाइल कर रखी है जो 21-22 को मेरा ख्याल है डेट भी फिक्स है, तो हम तो ये चाह रहे हैं ना कि वो भी जेल में चली जाएं, और अटल अनलेस के हमारे जमानतों के फैसले हों। तो ये सारा फ्रॉड कर रहे हैं, उनके साथ ज्यादतियां कर रहे हैं, एक बापर्दा खातून के साथ इतनी घटिया किस्म की सोच है इन लोगों की। मतलब है कि एक शख्स जो सियासत में भी नहीं है, एक बापर्दा खातून है जिसका कोई सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, आप उनको उठा करके जेल में डाल देते हैं, और वो भी उस केस में जिसमें उसका निकाह हुआ है। तो घटियापन की एक आखिरी हदों को छू रहे हैं ये लोग, तो कहाँ जाकर खत्म होगा, अल्लाह हमें महफूज रखे इन चीजों से। आखिरी सवाल शुएब साहब, इमरान खान आपकी नज़र में कब आज़ाद होंगे? असीरी की ज़िंदगी से कब निजात पाएंगे? मेरा ख्याल है कभी हफ्ते 2 हफ्ते से ज्यादा का काम नहीं बाकी रहा। सर ये तो आप सर, अब मुझे तो सर 2-3 साल लग रहे हैं, आप कह रहे हैं हफ्ते 2 हफ्ते। आप इतने ऑप्टिमिस्टिक कैसे हैं सर? इसलिए कि कोई केस ही नहीं है ना, कोई केस ऐसा नहीं है जिसमें, जो जिन केसेस में उनको सजा दी गई है, वो चूंकि इलेक्शन से पहले एक मैसेज देना था, लोगों को मायूस कराना था, और वो जो प्रोसिक्यूटर थे उनको सरकारी इमरान खान का वकील बना दिया गया। तो इससे बड़ी ना इंसाफी, इंसाफ कत्ल और कोई हो नहीं सकता। इन केसेस में केसेस जजमेंट सस्पेंड हो जानी है, उसके बाद ज़ाहिर है इमरान खान आज़ाद होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। यकीनन PTI जी लीगल टीम के हेड भी कंता शुएब साहब हैं। रंजीव चवणा बिन हफ्तन में इमरान खान आज़ाद हूंदो। लेट्स सी, ब्रेक वठो। वेलकम बैक टू स्ट्रेट फॉरवर्ड। यकीनन हिकिड़ी शइ जेका हर को डिस्कस तो करे, वो इहा आहे कि जीअं ई नई हुकूमत ईंदी त कहिड़ा चैलेंजिस हुननि लाइ तयारु बीठा हूंदा, कहिड़ा फ़ैसिला हुननि खे अॻु में करणा आहिनि। जेको सभिनीनि खां अॻु में हुननि खे फ़ैसिलो करिणो आहे, शइ जेका कंट्रोल करणी आहे, उहा आहे महांगाई। इन्फ्लेशन सभिनीनि खे परेशान कयल आहे, ऐं पोइ ऑफकोर्स रिफॉर्म्स जी बि हिकिड़ी लाइन लॻल आहे। एजुकेशन, हेल्थ, सिक्योरिटी, जुडिशियल, लैंड, आइनी, कॉन्स्टिट्यूशनल, क्लाइमेट चेंज, वॾो हिकिड़ो रोड मैप खपे पाकिस्तान खे पंहिंजे पेरनि ते बीहारण लाइ। मुंहिंसां गॾु मौजूदु आहिनि नून लीग जा अॻवान आहिनि, नून लीग के सीनियर रहनुमा मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी जाफर इकबाल साहब। चौधरी साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर योर प्रेशियस टाइम, जज़ाकल्लाह खैर। चौधरी साहब, पहला सवाल, जो मुज़ाकरात इस वक्त जारी हैं, क्या आपको लगता है कि अभी भी चांस है कि पीपल्स पार्टी भी विफाकी वजारतों में शरीक हो जाए? जी बहुत शुक्रिया। कुछ अल्फाज आपने इंग्लिश में कहे, कुछ सिंधी में गालबन और उर्दू में, तो अब मैं जितने समझ पाया हूं उनको सामने रखते हुए और आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। जज़ाकल्लाह। बिल्कुल जी, हर चीज की गुंजाइश मौजूद है। जब तक चीजें फाइनल नहीं होती तब तक तो दोनों तरफ से जो एक दूसरे से गुफ्तो शनीद हो रही है, उसका रिजल्ट आएगा तो यकीनन उसके अंदर ये चीजें शामिल होंगी, और एन मुमकिन है पीपल्स पार्टी हिस्सा हो वजारतों का।
यानी अभी भी चांस है, ठीक। लेकिन सर आपको लगता नहीं पीपल्स पार्टी की क्रेडिबिलिटी कुछ मुतासर होगी? ओपनली वो कह चुके हैं कि हम नहीं लेंगे वफाकी हुकूमत में वजारतें और हम बैठेंगे जरूर ट्रेजरी बेंचेस पे, नून लीग को सपोर्ट जरूर करेंगे, लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी मुतासर नहीं होगी सर इससे? इट्स पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। वजारतें लेने से क्रेडिबिलिटी जी सर, उन्होंने ऐलान किया है ना कि सर हम नहीं लेंगे, अब वो दोबारा ले लेते हैं, तो पीपल्स पार्टी देखिए जो इस वक्त हालात बने हैं मुल्क के और जहां हम आज खड़े हैं, वहां पे क्रेडिबिलिटी उसकी बनेगी और बचेगी जो मुल्क को इन बहरानों से निकालेगा। और जो ये कहेंगे कि नहीं जी हम तो बस वो साइड पे बैठ के तमाशा देखेंगे, तो फिर दिस इज नॉट पॉलिटिक्स ऑफ द टाइम। चौधरी साहब, बहरानों से निकालने के लिए बहरानों की भी बहुत बड़ी लिस्ट है सर। महंगाई है, बेरोजगारी है, माशी मसाइल हैं, लेकिन आज एक फिच इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है सर फाइनेंशियल इदारों की और मुल्कों की, उसने ये रिपोर्ट एक जारी की है पाकिस्तान के हवाले से, और उनका ये कहना है कि नई हुकूमत को आते ही सबसे पहला काम IMF से मुलाकात करनी है, अगला कर्जा सिक्योर करना है, क्योंकि हर साल 25 अरब डॉलर की तो सिर्फ कर्जों की अदायगियां हैं सर, और उसके बाद सर डोनर मुल्कों के पास जाना है, उनसे बातचीत करनी है, इन्वेस्टमेंट लेकर आनी है। अब सर इसहाक डार साहब के ऊपर बड़ी तनकीद होती है चौधरी साहब कि उन्होंने पहले भी जो है PDM की हुकूमत के दौरान बहुत सारे ऐसे काम किए थे जिससे पाकिस्तान का काम उतर गया था सर। अब डर लग रहा है सर लोगों को कि दोबारा वही ना हो। चौधरी साहब, अब आपका सवाल बहुत लंबा हो गया है। खत्म हो गया सवाल बहुत लंबा हो गया है, खत्म हो गया। मैं इसके दो हिस्से कर लेता हूँ। पहली बात तो ये जितनी चीजें आपने गिनवाई हैं इन सब का हल सियासी इस्तेहकाम में है, और सियासी इस्तेहकाम आएगा जब पार्लियामान के अंदर बैठी हुई मौजूदा मुंतखब क़यादत मिल बैठेगी। अगर वो मिल नहीं बैठेगी, अगर उसमें से आधे भी एक साइड पे और आधे एक साइड पे होंगे तो भी काम नहीं चलेगा। 2013 में मियां नवाज शरीफ साहब ने पॉलिटिकल कंसेंसस बिल्ड किया था, तब जाके बहुत सारी चीजें हल हुई थी। तो आज भी पहली जरूरत पॉलिटिकल कंसेंसस है, उसके बाद फिर बाकी दूसरी सारी चीजें आएंगी। राइट सर, हमारे साथ रहेगा चौधरी साहब, हमें आजिज धामरा साहब ने ज्वाइन किया है, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। धामरा साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर योर प्रेशियस टाइम। आजिज साहब, चौधरी जाफर इकबाल साहब मेरे साथ मौजूद है नून लीग के, और चौधरी साहब इस तरफ इशारा दे रहे हैं कि अभी भी चांसेस मौजूद हैं कि पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा बन जाए। वुड यू एग्री धामरा साहब? बिस्मिल्लाह। हेलो जी धामरा साहब, यूर ऑन एयर। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, चौधरी साहब का अपना तजुर्बा होगा और अपने इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर बात कर रहे होंगे, मगर मैं यहाँ तक तो तबसरा बिल्कुल कर सकता हूँ कि वजारतों की ऑफर थी जो पीपल्स पार्टी ने मादरत की है। हम इस प्राइम मिनिस्टर को वोट देंगे ताकि मुल्क किसी मजीद बहरान से बच जाए। बाकी जिस पार्टी को जिस कैंडिडेट को एक दूसरे के खिलाफ कोई एविडेंस है या कोई शिकायत है तो वो मुतल्लिका इदारों के पास जाए, ताकि जो हुकूमत साजी का अमल है वो कंप्लीट हो, पार्लियामेंट चलती रहे, और इस मुल्क का जो मेन मसला है मुआशी, वो हल होना चाहिए, इस्तेहकाम बख्शना है उसको। तो उसके लिए सीरियसली हम सबको बैठना चाहिए। जहां तक पीपल्स पार्टी के वफाकी काबीना में शामिल होने का ताल्लुक है, तो वो हम दोनों पार्टियों की एक कमेटी बनी हुई है, और वो कमेटी थारोली डिस्कशन कर रही है, और उस कमेटी जो है वो रिपोर्ट करती है पार्टी लीडरशिप को। तो ये मीडिया में बताने के हवाले तक तो मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अदरवाइज ये है कि हमारी कमेटी बात कर रही है, और उसमें जो भी फाइनल फैसला होगा तो वो शेयर किया गया कौम से। सर एक नैरेटिव धामरा साहब बिल्ड किया जा रहा है कि मुआशी चैलेंजेस इतने खतरनाक हैं जिसकी वजह से ज्यादातर सियासी पार्टियां ऑपोजिशन में बैठना चाहती हैं और गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहती, ट्रेजरी बेंचेस पे नहीं आना चाहती, मेनली इकोनॉमिक चैलेंजेस। राइट सां रिकनेक्ट कंदा से धामरा साहब जी लाइन आई गेस डिस्कनेक्ट थी हुई आहे, पर हिकिड़ी ॻाल्हि त वाज़े आहे कि मुआशी चैलेंजेस जेके इकोनॉमिक प्रॉब्लम आहे पाकिस्तान जो, उहो सभिनीनि खां वॾो प्रॉब्लम आहे। सियासी इस्तेहकाम अचणु घुरिजे, पर सियासी इस्तेहकाम खां अॻु में मुआशी इस्तेहकाम अचणु ज़रूरी आहे। अगरि मुआशी इस्तेहकाम न आयो त न सियासी इस्तेहकाम ईंदो, न मुल्क तरक्की कंदो, न अॻिते असां वधंदासीं। धामरा साहब, माय क्वेश्चन टू यू सर वाज रिगार्डिंग फिच। सर आज फिच ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें धामरा साहब, मैं तला अगर आपके उस सवाल का जवाब दे दूं। प्लीज 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 प्लीज। देखिए, पहली बात तो पीपल्स पार्टी क्या कह रही है। पीपल्स पार्टी कोई जिद नहीं कर रही है, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने क्लियर कट ये बात की है कि हमारी पोजीशन प्राइम मिनिस्टर बनने की नहीं है। हमने जरूर इलेक्शन कैंपेन की, पूरे मुल्क में की, और बड़ी जानदार और तगड़ी की, बावजूद इस बात के
कि हमारे पास वो मैंडेट नहीं है कि हम प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट बने। और ये वाहिद मुल्क में लीडरशिप है पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की जो क्लियर कट ये कह रहा है कि हमारे पास वो निशस्त नहीं है कि हम प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट बने। और जहां तक आपने बात की कि मुआशी सूरत हाल इतनी गंभीर है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अगर मुंह छुपाए हुकूमत लेने से कतरा रही हैं तो ये इस मुल्क के साथ बड़ी ज्यादती होगी। पीपल्स पार्टी तो यहां तक कह रही है कि हम हुकूमत का हिस्सा ना बनते हुए मगर हम वोट दे रहे हैं ताकि कोई प्राइम मिनिस्टर जिसके पास निशस्तें ज्यादा हैं वो बने, क्योंकि एक पार्टी जो आजाद कैंडिडेट पे डिपेंड करती है उसने बातचीत करने से इनकार कर दिया है हमसे। एक पार्टी हमें एंगेज कर रही है, हम उनसे कोई डिमांड नहीं कर रहे। हम तो यहां तक कह रहे हैं कि हमें लास्ट 2 साल की जो ऑफर है प्राइम मिनिस्टर बनने की हम वो भी नहीं लेना चाहते इस मुल्क के वसीत तर मुफाद में, कि हम आपको वोट दे रहे हैं, अपने वोट हिस्सा दे रहे हैं ताकि कोई गवर्नमेंट आए टाइमली IMF से बात करे और इस कौम को इस हिजान की कैफियत से निकाले। और ये कौमों के ऊपर सूरत हाल आती है, मुल्कों के अंदर मुआशी सूरत हाल इस तरह के बहरान आते हैं, मगर उसको निकालेगा कौन? उसको निकालेगी कौम के वो नुमाइंदे जो हुकूमत की सूरत में आगे आएंगे। तो पीपल्स पार्टी ने मुकम्मल एक मैच्योरिटी और दानिशमंदी का मुजाहरा किया, वो अपने वोट दे रही है, उसके जवाब में ना वफाकी काबीना का हिस्सा मांग रही है ना प्राइम मिनिस्टर। राइट सर। चौधरी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सर एक बहुत बड़ी बात कही है, कहा है कि जो लोग भी धांधली का शोर मचा रहे हैं वो आमरीयत चाहते हैं। क्या आपको लगता है सर कि मुल्क की जो बहुत सारी सियासी कुव्वतें हैं जो एहतजाज धरने की सियासत कर रहे हैं, रिजल्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्या वो आमरीयत को दावत दे रहे हैं सर? बहुत मुश्किल सवाल है। बिलावल साहब के उस कहने का जवाब बेहतर था सईद गनी साहब देते। लेकिन एक चीज बहरहाल है कि इंतखाबात का सब हिस्सा बने और इंतखाबात के अंदर जहां जहां कोई इतराजात हैं उनके लिए फोरम मौजूद हैं। सड़कें तो किसी मामले का हल नहीं है, जलाओ गिराओ तो किसी मामले का हल नहीं है। उन्हें मुतलका फोरम्स पे जाना चाहिए और वहां जाके अपनी अपनी पिटीशंस और अपने इतराजात पेश करने चाहिए। और उसके बाद जब ऐवान के अंदर मौजूद हों तो जहां जहां जो नेग्लिजेंस है उसके लिए लेजिस्लेशन करें, जिस जिसको एम्पावर कर रहे हैं उसको एम्पावर करें। ये सड़कों पे आके जलसे जुलूस करने से तो कुछ हासिल नहीं होगा। आजिज साहब, क्या यही वजह है कि पीर साहब पगाड़ा जो मोरो में आज एहतजाज हो रहा था वहां पर नहीं जा रहे, और खबर यह भी आई है कि वो अब किसी भी एहतजाज में नहीं जाएंगे? डू यू थिंक कि वो उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का इशारा समझ लिया है? देखिए, पहली बात तो यह है कि बड़ी ज्यादती हो रही है पीपल्स पार्टी के साथ कि GDA जो एहतजाज कर रही है या तमाम वो जमायतें जो एहतजाज कर रही हैं वो पूरे मुल्क के अंदर धांधली की बात नहीं कर रही। वो सूबा सिंध में धांधली की बात कर रहे हैं और सूबा सिंध में भी उन्होंने ड्यूअल एक मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है कि वो शहरी इलाकों में होने वाली इलेक्शन पे नाम ही नहीं ले रही। मिसाल तौर कराची में इस तरह की आवाजें आ रही हैं, हैदराबाद में इस तरह की आवाजें आ रही हैं। मैं खुद विक्टिम हूँ इस इलेक्शन प्रोसेस का, मगर मैं पिटिशन में जा रहा हूँ। तो बात यह है कि सिर्फ आप सूबे सिंध के उन इलाकों में जाएंगे जहां पर आपके टोटल 17 कैंडिडेट खड़े हुए थे। तो बिलावल साहब ने ये बड़ा अच्छा कहा है कि वो 2 निशस्तें जो उन्होंने जीती हैं, एक वो खाली करेंगे, उनमें से वो फिर से एक मुतहदा अपोजिशन मुकाबला कर ले। हम कोशिश करेंगे, हमसे जितनी ज्यादती हुई है हम मुतल्लिका फोरम पे जाएंगे। और बिलावल साहब ने तो कल ये भी लिस्ट पेश की, अगर किसी की पार्टी के पास है तो वो अल्लाह माफ करे मगर वो पेश कर दें कि हमारे कारकुनों की शहादतें हुई हैं सिलेक्शन में, सांगड़ में हुई है, कराची में हुई है, मोरो में हुई है, और हमारे एक MP जुल्फकार शाह के ऊपर हमला हुआ था, बलूचिस्तान में हमारे ऊपर हमले हुए हैं। तो सबसे ज्यादा जो ब्लड शेड हुआ है वो पीपल्स पार्टी के ऊपर हुआ है। कारकुनान पीपल्स पार्टी के शहीद हुए हैं सिलेक्शन में और इल्जाम भी पीपल्स पार्टी के ऊपर लगाया जा रहा है। और जमीयत उलमा इस्लाम सिंध में एहतजाज कर रही है। हम उनसे ये सवाल कर रहे हैं कि भाई आपका मैंडेट छीना गया, जहां पर आपकी अक्सरियत थी वो है सूबा KP के, अब मैंडेट छीना गया KP के, उनसे आप गले मिल रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं सूबे सिंध में। देखें, कहीं पे मेरी पार्टी के खिलाफ किसी को शिकायत होगी कैंडिडेट के जीते हुए, कहीं से मुझे शिकायत है, मीन्स पीपल्स पार्टी को, दोनों को चाहिए कि वो मुतल्लिका जो फोरम से वहां पे चले जाएं और टाइमली जाएं, क्योंकि 22 तारीख मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन में दरखास्त जमा कराने की आखिरी तारीख है और फिर वहां से वो दरखास्तें जाएंगी जो पूरे मुल्क में ट्रिब्यूनल बने हुए इलेक्शन के। तो तमाम पार्टीज उनके कैंडिडेट को चाहिए कि वो टाइमली डिसीजन ले। बाकी एक दूसरे के खिलाफ बयान देना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, टॉक शोज में बात करना, ये चलता रहेगा। अब चौधरी साहब, अब
बहुत अरसे के बाद मैंने तो शायद अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, अब मैं देखने जा रहा हूं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे, सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी होंगे। जब ये दो इतने बड़े नाम पावर में होंगे चौधरी साहब, तो आपकी नज़र में ये टैग टीम कैसा परफॉर्म करेगी सर? देखिए, पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के अंदर सिर्फ वजीर आजम का ओहदा और सदर मुमलिकत का ओहदा जो है वो ताकतवर नहीं है। वहाँ वो ऐवान ताकतवर है जिसके बुनियाद पे वजीर आजम मुंतखब होता है, और मुंतखब होने वाले वजीर आजम और मुंतखब होने वाले सदर दोनों ऐवान के अंदर अक्सरियत नहीं रखते। तो आप उसे कैसे मजबूत और ताकतवर जो है वो ओहदे कह सकते हैं? ये मैंने मजबूत ताकतवर नहीं कहा, मैंने कहा दो बड़े नाम सर गवर्नमेंट में होंगे, तो आप क्या देखते हैं इसका रिजल्ट निकलेगा? बड़े नाम तो मजबूत नाम चाहिए ना जी। इनसे मजबूत तो और कोई और है नहीं सर। लेजिस्लेशन होनी है कसरत राय से, और दोनों की जमातें जो हैं मिलें तो वो कसरत राय बनती है, अकेले अकेले कसरत राय नहीं बनती। तो इस तरह से ये कोई नाम बड़े जरूर हैं लेकिन बहुत मजबूत हुकूमत नहीं है। बहुत मजबूत हुकूमत नहीं है। धामरा साहब, वुड यू हैव द सेम ओपिनियन? आप भी एग्री करेंगे सर चौधरी साहब से? मेरे ख्याल में कि ऐवान में अपोजिशन का होना और मजबूत अपोजिशन का होना ये कोई ज्यादा मैटर नहीं करता। ये जमहूरियत का हुस्न है, और वक्त हुकूमत के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखने की हद तक अपोजिशन का होना भी जरूरी है और उसका मजबूत होना भी जरूरत है। मगर जहां तक इश्यू आते हैं आपके मुल्क के कॉमन पीपल के, वहां पर पार्लियामेंट को एक प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए और अपोजिशन हुकूमत दोनों मिलके मुल्क को बहरान से निकालने के लिए अपना रोल प्ले करें, और बाकी हुकूमत की जो नालायकियां होती हैं हुकूमत वक्त की, उस पे अपोजिशन अपना जोरदार आवाज मौजूद रखे। माजी में अनफॉर्चुनेट के पीटीआई ने इस्तीफा दे दिया था, ऐवान खाली हो गया था, जो जमहूरियत का हुस्न नहीं था बल्कि जमहूरियत पे दाग था कि वो अदालतों में चले गए और ऐवान को खाली कर दिया उन्होंने। तो मेरे ख्याल में कि बिल्कुल यहाँ तक बात ठीक है। बट धामरा साहब अगर हम प्रेसिडेंट जरदारी का पिछला टर्म देखें सर, तो हम एक्सपेक्ट तो कर सकते हैं कि अगले टर्म में भी उससे अच्छी परफॉर्मेंस हो। एज ए प्रेसिडेंट जरदारी साहब का जो रोल है माजी में, उससे कौम पर उम्मीद है अगर जरदारी साहब एज ए प्रेसिडेंट आते हैं तो एक होप पैदा हो जाएगी कि उनका जो रोल है 18th अमेंडमेंट आपने देखा मार्शल का रास्ता बंद कर दिया आपने, वो जमहूरियती और ऐवानों के ऊपर लटकती हुई तलवार 8वीं तरमीम का खात्मा कर दिया और तमाम अपोजिशन जमायतों को मिला के उन्होंने आइन को बहाल कर दिया। तो इसलिए जरदारी साहब एक ज़ेरक सियासतदान है और शहबाज शरीफ साहब एक एक्सपीरियंसेबल सियासतदान है। मैंने अर्ज की कि देखें कितनी भी हुकूमत मजबूत हो मगर साल में एक बार और 5 साल में 5 मरतबा हुकूमत वक्त को ऐसी पुलसरात से गुजरना होता है जहां पर उनकी हुकूमत खत्म होने के अंदेशे होते हैं। मींस कि बजट का मंजूर होना बहुत जरूरी होता है ऐवान से। अगर हुकूमत की स्ट्रेंथ अच्छी नहीं हो, ठीक नहीं होगी, मजबूत नहीं होगी, एक वोट भी अगर वो मिस कर गई तो हुकूमत खत्म हो जाएगी। हुकूमत गिर जाए मगर पार्लियामेंट अपना टेन्योर पूरा करे, ये एक अलग सोच है। तो मेरे ख्याल में जब हुकूमत आती है तो उसको अपोजिशन को फिर ऑन बोर्ड भी लेना होता है क्योंकि उसको बजट भी पास करानी होती है ऐवान। राइट। चौधरी साहब, आखिरी सवाल आपसे सर, नून लीग की कमेटी और पीपल्स पार्टी की कमेटी का 5वां दौर चल रहा है इस वक्त मुज़ाकरात का, क्या आपकी तवक्को है एज ए सीनियर सियासतदान, आपने ऐसी बहुत सारी कमेटियों के मुज़ाकरात का हिस्सा बने भी हैं और देखा भी है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं चौधरी साहब? पहले तो मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं, आपने जो मुझसे सवाल किया फिर वो आजिज धामरा साहब ने उसे अपने अंदाज में ले लिया कि मजबूत अपोजिशन बहुत जो है वो जरूरी है। यकीनन मजबूत अपोजिशन तो जरूरी है लेकिन हुकूमत का मजबूत होना अपोजिशन से ज्यादा जरूरी है जिन्होंने फैसले करने। बिल्कुल सही। और जब मुनकसिम एक तकसीम शुदा मैंडेट है तो उसमें कौन क्या करेगा, रोज यही बात होगी जी ये मेरा मसला हल नहीं हुआ, उसका वो नहीं हल हुआ, उसे ये वजारत, उसको वो वजारत। तो उसके लिए जिस तरह के बहरान से आज हम 2-4 हैं, वहां जब सादा अक्सरियत किसी जमात की नहीं तो यकीनन ये एक मुश्किल वक्त होगा। ठीक सर। जहां तक आप कह रहे हैं कि मुज़ाकराती कमेटियों का एंड रिजल्ट क्या निकलेगा, एंड रिजल्ट मिनिमम कंसेंसस है और मेरे ख्याल में इस बात पे कंसेंसस दोनों तरफ है कि हमें मिलकर हुकूमत भी करनी है। हाँ, उसका फॉर्मेट क्या बनता है वो अलग है, और ये भी है कि इन आजमाइशों से नबर्द आजमा भी होना है, इन मसाइल को हल भी करना है। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। अगर मैं जी आजे साहब।
देखिए, चौधरी साहब की बात अपनी जगह ठीक थी, मगर मैंने जो कहा था, एक जर्नली जो डेमोक्रेटिक एक फेस होता है मुल्क का, पार्लियामेंट का, मैंने उस तनाजर में बात की कि मजबूत अपोजिशन हुकूमत वक्त, चाहे वो हुक्मरान हम हो या कोई और पार्टी हो, तो उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस होता है और हुकूमत फूंक के कदम उठाती है। बाकी जहां तक हमारे बजट के पास होने का मसला है होगी और हुकूमत ज्यादा कमजोर होगी। दामरा साहब वो कह रहे हैं अपोजिशन ज्यादा मजबूत होगी, हुकूमत कमजोर होगी। नहीं, हुकूमत तो हुकूमत में बैठी हुई है ना, मगर अपोजिशन के मजबूत होने का कतई ये मकसद नहीं है कि आप हुकूमत के आगे रोड़े अटकाएं। अपोजिशन को भी इस मुल्क के मुफाद के खातिर फैसले करने पड़ेंगे। मैं अपोजिशन के रोड़े अटकाने की नहीं बात कर रहा, मैं तो उस वक्त के सोच रहा हूं जब हुकूमती पार्टियां आपस में एक दूसरे के रास्ते में रोड़े अटकाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आजिज दामरा साहब, आप दोनों मेहमानों का बेहद मशकूर शुक्रगुजार। हिकिड़ी ॻाल्हि त हिन गुफ़्तगू खां पोइ वाज़े थी वई, असांखे सम्झ अची वञणु घुरिजे हाणे ताईं कि अचण वारो वक़्तु ॾुखियो हूंदो, मुश्किल फ़ैसिला हुक्मराननि खे करणा आहिनि, सियासतदाननि खे रियासत जी ख़ातिर सियासत जी क़ुर्बानी ॾियणी आहे ऐं महांगाई, बेरोज़गारी, मईशत ही सभिनीनि खां वॾो चैलेंज हूंदी। पर हिकु अॼु ख़बर आई आहे कि पीर साहब पघारा जेके आहिनि कंहिं बि एहतजाज में कोन वेंदा। असांखे ख़बर आहे GDA जो वॾो धरनो थियो, जंहिंखां पोइ बिलावल साहब बि छठे में एहतजाज कयो कि जेको धरनो ॾियो थो वञे, जेको पीर साहब पॉलिसी अपनाए पियो, जेका स्ट्रेटजी रखे पियो, उहा पाकिस्तान जे फ़ाइदे में न आहे, सिंध जे फ़ाइदे में न आहे। बिलावल साहब त क्लियर चई वियो कि तव्हां मार्शल लॉ खे दावत था ॾियो। अॼु जॾहिं इहा ख़बर आई कि मोरो में थियण वारो जेको एहतजाज आहे उते पीर साहब कोन थो वञे, अचण वारे एहतजाजनि में बि कोन वेंदो, कंहिं बि एहतजाज में कोन वेंदो, त लॻे ईअं पियो कि शायदि पीर साहब खे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जी ॻाल्हि सम्झ अची वई आहे कि हाणे हिन एहतजाज जो को फ़ाइदो कोन्हे, छो जो कि पाकिस्तान वटि एतिरा पैसा ई कोन्हनि कि वरी इलेक्शन कराए। असांखे ख़बर आहे कि ऑफिशियल नंबर्स त इहे आहिनि कि 50 अरब रुपयो इलेक्शन कमीशन वटां ख़र्च थियो आहे इलेक्शन लाइ, पर अगरि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जा ख़र्चा बि मिलाए वठूं त इहो को 150 अरब आहे। ऐं अगरि इंतिखाबी मुहिम जेके सियासतदाननि कई आहे, जंहिंमें हज़ारे ई 17,000 खां मथे सियासतदान हुआ जेके इलेक्शन में विढ़नि पिया, त इहो को 500 अरब रुपया ख़र्च थिया आहिनि हिन इलेक्शन ते। त अंदाज़ो कयो कि वरी 500 अरब किथां ईंदा हिकिड़े अहिड़े मुल्क वटि जंहिं वटि अचण वारे ॾींहंनि में कर्ज़ो लाहिण जो पैसो न आहे। यकीन असांखे सोचणु घुरिजे कि हीअ हुकूमत जेका आहे माशी मसाइल कीअं हल कंदी, डॉलर खे हेठि कीअं आणंदी, महांगाई घटि कीअं कंदी, ग़रीब माण्हू खे रुगो मदद पैसनि में न खपे, हुनखे अहिड़ो माहौल खपे जिथे उहो कमाए सघे, इज़त सां 2 वक़्त जी रोटी ठाहे सघे। ऐं जेसि ताईं माशी हालात सही न थींदा, जेसि ताईं न ग़रीब माण्हुनि लाइ आसानी पैदा कोन थींदी, जेसि ताईं भाण ब्लैक में खपजणु बंदि न थींदो, जेसि ताईं बिज सही रेट ते न मिलंदो, जेसि ताईं हर्बसाइड, पेस्टिसाइड, दवाऊं, हर का शइ, एग्रीकल्चर खां वठी करे सर्विसिस, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ऐं हिकिड़ी शइ जेका वरी वरी रिपीट कंदो आहियां, चोरी ऐं काम चोरी। असांजी मईशत में जेका चोरी पई थिए, अगरि असांजी फॉर्मल इकोनॉमी 400 अरब डॉलर आहे त असांजी इनफॉर्मल इकोनॉमी घटि में घटि 1000 अरब डॉलर्स ते आहे। या उहा इकोनॉमी आहे, इहो उहो कारोबार आहे जेको कागज़नि ते कोन्हे, इहो उहो टैक्स आहे जेको पे न थींदो आहे, जेको स्मगल शुदा माल ईंदो आहे, जंहिंमें तेल बि आहे, खाइण पीअण जी शयूं बि आहिनि, कपिड़ा बि आहिनि, ॿियूं शयूं बि आहिनि, माइंस मिनरल्स, अलाए छा छा आहे, हुन ते को टैक्स पे न थींदो आहे। ऐं सैडली जेके रिफॉर्म्स अचणा आहिनि हुनजी तव्हां लिस्ट अगरि ॿुधंदव तव्हां पाण परेशान थी वेंदव कि उहे कम जेके अचण वारी हुकूमत खे करणा आहिनि। जीअं 1959 जा जेके कानून आहिनि उहे चेंज थियणा आहिनि, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, हेल्थ रिफॉर्म्स, एजुकेशनल रिफॉर्म्स, सिक्योरिटी रिफॉर्म्स, क्लाइमेट चेंज जे हवाले सां रिफॉर्म्स, ऐं एतिरी शयूं आहिनि। फॉर एग्ज़ाम्पल तव्हां अगरि रुगो सिक्योरिटी जी ॻाल्हि कयो, तव्हांखे ख़बर आहे कि असांजी इंटेलिजेंस एजेंसियुनि जो हाल छा आहे। हिकिड़े पुलिस वारा जेके आहिनि उहे मोबाइल ट्रेस कोन करे सघंदा आहिनि, चवंदा आहिनि असां वटि टेक्नोलॉजी कोन्हे। छो न आहे पुलिस वारनि वटि इहो टेक्नोलॉजी? कचे मां असां धाड़ियल ख़तमु कोन करे सघंदा आहियूं। हुनजे अलावा असांखे इहो बि ख़बर आहे कि करंसी स्मगलिंग इहो बि सिक्योरिटी मैटर आहे। डॉलर असां वटि प्रॉब्लम इहो आहे कि डॉलर हलियो वेंदो आहे अफगानिस्तान, कीअं रोकींदासीं हुननि खे? एजुकेशन में जेके सिलेबस आहे उहे इम्प्रूव थियणो आहे। फाइनेंशियल साइड ते महांगाई, बेरोज़गारी, इन्वेस्टमेंट, कर्ज़नि जी अदायगी, यकीनन इहे उहे चैलेंजिस आहिनि जेके अचण वारी हुकूमत खे करणा आहिनि। कीअं कंदी इहो मूंखे बि न आहे ख़बर। मां रुगो दुआ थो करे सघां पंहिंजे रब सां, मुंहिंजे सोणे महबूब सां, मदीने वारे घोट सां, कि अलाह साईं पाकिस्तान जो मुस्तक़बिल बहितर करे, ग़रीबनि लाइ मुआशी तौर ते ख़ासि तौर ते, ऐं हिननि हुकुमराननि खे हिदायत ॾे कि हिन मुल्क खे सही ट्रैक ते आणे सघनि। आमीन। मूंखे इजाज़त ॾियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।